26 मई 2013 की सुबह तकरीबन 4:30 पर नाइजीरिया के साहिल से 30 किलोमीटर दूर समंदर में एक टग बोट हादसे का शिकार हुई। उस हादसे में एक अनोखा मौजज़ा दुनिया के सामने आया कि हादसे के बाद एक 29 साला नाइजीरियन शहरी हैरिसन ओकीनी 3 दिन समंदर में जिंदा रहा। 29-year-old Nigerian man survived for 2 days trapped underwater when the tugboat he was aboard capsized. Okay. All right, you found one, yeah? He's alive. Okay. नाजरीन, इस टग बोट का नाम था जैस्कन 4। उसकी लंबाई 33 मीटर जबकि चौड़ाई 12 मीटर थी और उसकी ताकत 6000 हार्स पावर थी। ये बोट साइज में तो छोटी थी लेकिन इसकी पावर एक बड़े शिप के बराबर थी। इसको बड़े शिप्स और ऑयल टैंकर्स को खींचने के लिए डिजाइन किया गया था। 26 मई 2013 को ये टग बोट एक बड़े शिप के साथ सफर कर रही थी और इस पर टोटल 12 लोग सवार थे, जिनमें से एक हैरिसन ओकीनी भी था। अचानक समंदर का मौसम खराब हो गया और एक बड़ी लहर तेजी से उस टग बोट के साथ टकराई, जिसके नतीजे में टग बोट मुकम्मल तौर पर उलट गई। और ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि उसके साथ जो बड़ा शिप था उसे मौका ही नहीं मिला कि वो उस टग बोट की कोई मदद कर सके। तकरीबन 4-5 मिनट के दौरानिये में ये टग बोट मुकम्मल तौर पर पानी में डूब गई। हैरिसन ओकीनी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि ये सुबह का वक्त था। मैं वॉशरूम में कपड़े तब्दील कर रहा था। अभी मैंने सिर्फ अंडरवेयर ही पहना था कि अचानक एक बड़ी लहर आकर हमारी टगबोट से टकराई और उसे उल्टा दिया। हैरिसन ओकीनी का कहना था कि उस वक्त मेरे सर पर कमोड़ लगा, जिसकी वजह से खून बहने लगा। बस चंद मिनटों में बोट समंदर में 30 मीटर की गहराई में जाकर ठहर गई। मैं वॉशरूम में बंद था। जैसे तैसे मैंने वॉशरूम का दरवाजा खोला और हैच एग्जिट, जो कि इमरजेंसी दरवाजा होता है, उसकी तरफ जाने की कोशिश करने लगा कि कुछ भी करके एक बार उस बोट से बाहर निकला जाए। मैंने देखा कि मेरे 2-3 साथी पहले ही उस दरवाजे को खोलने की कोशिश में लगे हुए हैं। पानी बहुत तेजी से बोट के अंदर आ रहा था, उसकी वजह से मेरे लिए आगे जाने में मुश्किल पेश आ रही थी। फिर अचानक एक लहर तेजी से बोट के अंदर आई, जो कि मुझे बहाकर एक दूसरे बाथरूम में ले गई, जो कि सेकंड इंजीनियर के केबिन के साथ अटैच था। उस बोट के तमाम दरवाजे बंद होने की वजह से हवा की कुछ मिकदार उसमें मौजूद थी। जब हैरिसन ओकीनी के बाथरूम में नीचे से पानी भरना शुरू हुआ तो बाथरूम के ऊपर वाली लहर साइड पर तकरीबन 6 क्यूबिक मीटर के साइज में हवा का खला बन गया, जिसको साइंटिफिक टर्म में एयर पॉकेट कहा जाता है। अगर सादा अल्फाज में समझा जाए तो मिसाल के तौर पर जब एक खाली गिलास को उल्टा पानी में डंप किया जाए तो उसमें पानी मुकम्मल तौर पर नहीं भरेगा, बल्कि उसमें पहले से मौजूद हवा की वजह से एक छोटे से साइज की एयर पॉकेट बन जाएगी। नाजरीन, अगर आप मजीद डिटेल में समझना चाहें तो आप गूगल या यूट्यूब पर एयर पॉकेट अंडर वाटर सर्च कर लीजिएगा। इसके रिलेटेड आपको बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी। तो हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। हैरिसन ओकीनी ने जब देखा कि बाथरूम के ऊपर वाली साइड पर पानी नहीं है तो वो बाथरूम के ऊपर वाले हिस्से यानी कि एयर पॉकेट में चला गया और उसकी सांसें बहाल हो गई। हैरिसन ओकीनी का कहना था कि उस वक्त तक बाहर से उसके साथियों के चीखने चिल्लाने की आवाज आना बंद हो चुकी थी और मैं समझा कि शायद वो बोट से बाहर निकलने में कामयाब हो चुके हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये उनकी जिंदगी की आखिरी चीखें थी। कुछ देर के बाद मुझे शदीद ठंड लगने लगी क्योंकि 100 फुट की गहराई में समंदर का पानी बहुत ठंडा था और मुझे लगा कि उस ठंड में चंद घंटों से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। तो मैंने इर्द गिर्द से कुछ फर्नीचर टूल्स, मैट्रेस और दीवार की पैलिंग वगैरह उखाड़कर एक आरजी सा प्लेटफॉर्म बना लिया, जिसकी मदद से मैंने अपने जिस्म के ज्यादातर हिस्से को महफूज कर लिया, जिसकी वजह से हाइपोथर्मिया का खतरा टल गया। लेकिन भूख और प्यास की वजह से मेरा हलक सूख कर कांटा बन चुका था। ऊपर से इतना गहरा अंधेरा था कि कुछ पता नहीं चल रहा था कि दिन है या रात, और उसके साथ साथ मुझे बाहर से अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि मछलियां कुछ चबा रही हैं। उस वक्त मेरे खौफ की इंतहा नहीं थी और मुझे कुछ पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है मेरे साथ। बस मैं बिल्कुल भूखा प्यासा उस एयर पॉकेट में सिर्फ सांस ले रहा था। जब दूसरा दिन आया तो मैंने बाथरूम से निकलकर
इधर उधर चीजों को टटोलना शुरू किया तो मेरे हाथ एक इमरजेंसी टॉर्च लग गई, जिसकी मदद से मैंने कुछ कवर ऑल्स सूट इकट्ठे किए और उन्हें फाड़कर एक रस्सी बनाई और उसका एक सिरा बाथरूम से बांधकर मैं इमरजेंसी दरवाजे की तरफ जाने लगा ताकि किसी तरह दरवाजा खोलकर बोट से बाहर निकल सकूं। इमरजेंसी दरवाजे की तरफ जाते हुए मुझे एक सॉफ्ट ड्रिंक का टीन पैक तैरता नजर आया तो मैं फौरन उसकी तरफ लपका और उससे अपनी प्यास बुझाई। उसके बाद मैं इमरजेंसी दरवाजे तक पहुंचा और उसे खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन ये इतना टाइट था कि मेरी हर कोशिश नाकाम हो रही थी। मैं बस उसे खोलने में ही मसरूफ था कि अचानक एक तरफ मेरी नजर पड़ी और मैंने क्या देखा कि मेरे एक दोस्त की लाश पानी में तैर रही है। तो उस वक्त मुकम्मल तौर पर मेरे हवास बाख्ता हो गए और मैं फौरन उस रस्सी की मदद से वापस बाथरूम की तरफ जाने लगा। किसी भी तरह करके मैं दोबारा अपने एयर पॉकेट में पहुंच गया, लेकिन बाहर मैंने जो मंजर देखा था उसका मेरे दिमाग पर गहरा असर पड़ चुका था और मेरा अपने आप पर काबू ही नहीं था। गहरा अंधेरा, बाहर तैरती लाश और ऊपर से अजीब अजीब आवाजें। मैं अपने हवास को लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। नाजरीन, हैरिसन ओकीनी का कहना था कि ये दूसरी रात उसके लिए सबसे ज्यादा खौफनाक रात थी, जिसका अल्फाज में अहाता करना शायद नामुमकिन है। आखिरकार उस हादसे के तीसरे दिन डीसीएन कंपनी की तरफ से एक रेस्क्यू ऑपरेशन अरेंज किया गया, जिसमें 6 प्रोफेशनल डाइवर्स की एक सर्च टीम बनाई गई। उस ऑपरेशन का मकसद डेड बॉडीज की रिकवरी था, क्योंकि 3 दिन के बाद किसी के जिंदा होने का गुमान भी नहीं किया जा सकता था। उन डाइवर्स के हेलमेट पर कैमरे लगे हुए थे ताकि मुकम्मल सर्च ऑपरेशन की लाइव फुटेज देखी जा सके। गोताखोरों ने नीचे जाकर डेड बॉडीज को देखना शुरू कर दिया। जब उन्होंने 10 डेड बॉडीज को रिकवर कर लिया तो अचानक एक डाइवर को एक हाथ नजर आया। पहले तो डाइवर को लगा कि ये एक और डेड बॉडी है, लेकिन जब वो उसके पास गया तो उसने अचानक डाइवर का हाथ पकड़ लिया और ये हैरिसन ओकीनी था। उस मंजर की लाइव फुटेज सोशल मीडिया पर शेयर की गई। उसके बाद डाइवर्स ने उसे ऑक्सीजन मास्क लगाया और सेफ्टी हार्नेस से बांधकर महफूज तरीके से डाइविंग बेल तक मुंतकिल किया। जब डाइविंग बेल सतह पर पहुंची तो ओकीनी को सीधा डीकम्प्रेशन चैम्बर में मुंतकिल किया गया, जहां पर उसके जिस्म पर मौजूद दबाव को आहिस्ता आहिस्ता कम किया गया ताकि उसे जानलेवा बीमारी दी बेंड से बचाया जा सके। उसके बाद उसे कुछ दिन तक डॉक्टर्स की निगरानी में खुसूसी ट्रीटमेंट दिया गया। अब अगर हाल की बात करें तो हैरिसन ओकीनी ने अपने उस खौफ की दास्तान को अपना पेशा बना लिया है। अब ओकीनी एक प्रोफेशनल डाइवर के तौर पर एक कंपनी में काम करता है। ये कंपनी समंदर में मौजूद जगहों पर ऑयल और गैस वगैरह की पाइपलाइन बिछाने और मुरम्मत का काम करती है। तो नाजरीन, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।